तो देखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको वस्तु, या इसी को बोलेंगे बिंब। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट या बिंब या वस्तु की बात करें तो देखना, इसकी परिभाषा बाद में पढ़ते हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट या बिंब। ये देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और इधर से भी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। परावर्तन के पश्चात ये लोग यहाँ और ये यहाँ चली जाती है। मतलब ये किरण ऐसे आ रही है और इधर चली गई। ठीक है। ये जो ओ है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे या वस्तु को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वस्तु है तो वस्तु से प्रकाश आएगी। भाई अगर हमारा शर्ट ऑरेंज कलर दिख रहा है या नीला दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऑरेंज जा रही हैं, बाकी सब क्या हो गई हैं, अवशोषित हो गई हैं। अगर ये बोर्ड व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब सारा का सारा प्रकाश परावर्तित हो गया है। तो अगर तुम्हें ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नीला कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से केवल नीला कलर तुम्हारे आंखों तक पहुंच रहा है, बाकी सारा कलर क्या हो गया है, अवशोषित। तो इसका मतलब ये वस्तु है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, चली और कहाँ पहुंची, दर्पण पर। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या है, हमारा दर्पण। तो जब ये ऑब्जेक्ट या वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चली दर्पण पर, दर्पण पर टकराई, हो गया क्या उसका परावर्तन। यानी कि ये किरण क्या है, आपतित, और ये दोनों क्या है, परावर्तित। तो जब ये ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें चली और इस दर्पण पर टकराई, तो ये देखोगे अब सीधे क्या हो गई हैं, समांतर। यानी कि ये अब कभी नहीं मिलेंगी, ये अब कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम लोग इन किरणों को, परावर्तित किरणों को पीछे की ओर ले आए और इधर के भी परावर्तित किरण को पीछे ले आए, तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलेंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज या प्रतिबिंब। तो देखोगे कि ये किरणें आगे कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम लोग इसके पथ को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये हमें कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएंगी। तो उसी को, जिस बिंदु पे ये दोनों किरणें मिलेंगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इमेज। तो अब देखना, वस्तु की परिभाषा क्या बोलती है कि किसी बिंदु वस्तु, क्योंकि वस्तु हमारा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, हम लोग जनरली बिंदु वस्तु मानते हैं। तो वो बोलता है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पर वास्तविक रूप से मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु। तो वास्तविक रूप से मिल नहीं रही है यहाँ पे, या वास्तविक से मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें कहाँ मिल रही हैं, दर्पण के पीछे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बोलेगी कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें या वास्तविक रूप से मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज या प्रतिबिंब। जरूरी नहीं है कि हर बार किरणें हमेशा मिले ही, हो सकता है मिल भी सकती हैं और नहीं भी। अगर मिलेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और अगर नहीं मिलेंगी लेकिन हमें ऐसा आभास होगा, महसूस होगा कि किरणें मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो वस्तु हमेशा वास्तविक ही होगी, लेकिन प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखोगे, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, परावर्तित होने के पश्चात ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि ये किरणें कहाँ मिल रही हैं, दर्पण के पीछे। अगर दर्पण के पीछे मिल रही हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो वस्तु है ना यहाँ रखी है। कैसा लगेगा, ये जो वस्तु है ये यहाँ रखी है और प्रकाश की किरणें यहाँ से यहाँ फैल रही हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर वास्तविक रूप से थोड़ी फैल रही है, यहाँ पे तो हमें प्रतीत हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में हमारी वस्तु कहाँ है, दर्पण के सामने है। अगर दर्पण के सामने है तो हम क्या बोल रहे हैं कि वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें या फैलती हुई प्रतीत होंगी या वास्तविक रूप से फैलेंगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु। और अगर एक दूसरे पर मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। भाई पहला परिभाषा क्या बोले कि वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोल रहे हैं, वस्तु।
इमेज की परिभाषा या प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बोलेंगे कि वह बिंदु जहां पर परावर्तित किरणें, आपतित किरणों की बात नहीं होगी, परावर्तित की, क्योंकि प्रतिबिंब कब बनता है जब परावर्तित किरणें मिलती हैं तब। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह बिंदु जहां पर परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब। तो यहाँ से वस्तु की परिभाषा क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें, वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से या आभासी रूप से फैलती हैं, या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, वस्तु या बिंब कहलाता है, वस्तु या बिंब कहलाता है। इसे ओ से या यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, यू से इसे तब लेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दूरी मापेंगे, ठीक है। और जब बनाना हो तो यहाँ पर संकेत क्या लिखेंगे, ओ। अगर हमसे पूछे इस दर्पण से वस्तु की दूरी, तो वो क्या लेंगे, यू। और अगर कहीं पे दिखाना हो कि यहाँ पे वस्तु रखी है, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओ, ठीक है। जैसे यहाँ से पूछ दे इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी, तो बोलेंगे क्या, भी। लेकिन बोलेगा प्रतिबिंब किस बिंदु पर बना है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। तो ओ जहां पर वस्तु रखी है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यू। इसलिए हमने दोनों लिख दिया है कि इसको ओ या यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं प्रतिबिंब की, या उसी को बोलते हैं इमेज। तो दूसरा जो डेफिनेशन है उसको भी लिख लेते हैं, प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, आई से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह बिंदु जहां पर परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से या आभासी रूप से मिलती हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं की पॉइंट, फैलती हैं, और यहाँ पर मिलती हैं, आभासी रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। इसे आई या भी से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब का भी डायग्राम बना दें, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, प्रतिबिंब का भी बना सकते हैं।
लिखना वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखना एक साइड लिख दे रहे हैं हम लोग इधर पर रियल इमेज, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर लिख देते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। अब देखना वास्तविक प्रतिबिंब, डेफिनेशन पहले सुन लो फिर उसके बाद बता देते हैं क्या क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जब दो परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिले या वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर एक दूसरे को कटे, वहां पे क्या बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी में क्या बताएंगे, जब दो परावर्तित किरणें आभासी रूप से किसी बिंदु पर मिले या काटे एक दूसरे को, वहां पर जो इमेज बनेगा उसको क्या बोलेंगे आभासी। दूसरा पॉइंट सुनना, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, आगे नहीं सामने। उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को नहीं कर सकते। इसका मतलब जब तुम लोग फिल्म वगैरह देखते हो तो उसमें जो शूटिंग की जाती है वो सब कैसा इमेज होता है वास्तविक, इसीलिए तो तुम लोग सिनेमा में उसको पर्दे पर देख सकते हो, लेकिन आभासी को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। तो चारों अंतर को लिख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या, दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इधर क्या बोलेंगे, दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला इसमें क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर, वास्तविक
प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये चार अंतर। अगला है दर्पण, इंग्लिश से बोलते हैं मिरर। देखना, दर्पण या मिरर की बात करें तो हमने पहले ही बताया था कि आज तक ऐसा कोई डिवाइस या युक्ति नहीं बनी है जो प्रकाश को 100% क्या कर दे, परावर्तित। मतलब कुछ ना कुछ प्रकाश को वो अवशोषित करेगी ही। फिर हमने बताया था कि अगर कोई भी वस्तु सभी प्रकाश को अवशोषित करती है तो वो ब्लैक कलर दिखेगी, सभी प्रकाश को परावर्तित कर दे तो वो व्हाइट दिखेगी। तो मिरर एक ऐसी युक्ति है, या बोले मिरर एक चिकनी और स्मूथ या कि भी बोले समतल सतह होती है जो अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करती है, दर्पण कहलाती है। हम यहाँ पे नहीं बोल रहे पूरे प्रकाश को परावर्तित, अधिकांश, क्योंकि 100% कोई भी प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता है। उसी तरह 100% कोई भी प्रकाश को अवशोषित भी नहीं कर सकता है। इसके बारे में तुम लोग टॉपिक पढ़ोगे, आदर्श कृष्णिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। अर्थात ऐसी आज तक कोई वस्तु या डिवाइस नहीं बनी है जो 100% लाइट को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। और अगर लाइट को अवशोषित अवशोषित कर लेगी तो वो कैसे दिखाई देगी, ब्लैक या काली। तो हम लोग बस पढ़ते हैं वहाँ पर IBB, आइडियल ब्लैक बॉडी, जबकि ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है जो कि 100% लाइट को क्या कर ले, अवशोषित। तो उसी तरह 100% लाइट को कोई परावर्तित भी नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं परिभाषा में कि ऐसी चिकनी और समतल सतह जो अधिकांश प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। 100% नहीं, लेकिन अधिकांश, जितना ज़्यादा हो सके उतना क्या कर दे, वो परावर्तित कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण। फिर दर्पण में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे समतल दर्पण, और समतल दर्पण के बारे में पूरा गुणधर्म और समतल दर्पण से क्या क्या होता है और उस पर क्वेश्चन। तो दर्पण क्या है, ऐसी चिकनी और चमकीली सतह जो आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर दे, परावर्तित, दर्पण कहलाता है। फिर इसका आएगा समतल दर्पण। तो नाम से स्पष्ट है, समतल यानी ऐसा दर्पण जिसका तल प्लेन हो या समतल हो और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो, अनंत। और अगर वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, अनंत। पहला चीज। दूसरा, समतल दर्पण की कुछ कैरेक्टर होते हैं कि जितना बड़ी वस्तु रखेंगे समतल दर्पण के सामने उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में, दर्पण के पीछे बनता है। पहली बात, क्योंकि समतल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, हमेशा क्या बनता है, आभासी। समतल दर्पण में जितने दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जिस आकार की वस्तु रखते हैं उसी आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण से हमें प्राप्त होता है। और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है, अर्थात जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ी वस्तु होती है, क्योंकि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार क्या होता है, बराबर। ये समतल दर्पण की खासियत है। तो फिर समतल दर्पण के 4-5 गुणधर्म है। पहला क्या,
समतल दर्पण का परिभाषा है कि एक ऐसा दर्पण जिसका तल या सतह कैसा होता है, समतल, उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए फोकस दूरी भी अनंत होगी। ये पहला गुणधर्म। फिर दूसरे की बात करें तो समतल दर्पण में जितने दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। जिस आकार की वस्तु को रखते हैं उसी आकार का हमें क्या मिलता है, प्रतिबिंब। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, प्लस का 1। प्लस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब के लिए m क्या होता है, प्लस, यानी आवर्धन क्षमता जो होती है वो प्लस होती है, और वास्तविक के लिए m क्या होता है, माइनस। आगे आएगा चिन्ह परिपाटी, तो वहां पर तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले कि आभासी प्रतिबिंब के लिए m हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और वास्तविक के लिए m क्या होगा, निगेटिव। तो हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, मिरर या दर्पण। इसकी परिभाषा हमने क्या बताया, एक ऐसी चिकनी व चमकीली सतह जो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग, जो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर दे, परावर्तित कर दे, दर्पण, दर्पण कहलाता है। फिर इसी में अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। हिंदी में बोलते हैं इसको समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की भी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। समतल दर्पण क्या बोलता है, ऐसा दर्पण जिसका सतह समतल होता है, वह वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसके गुणधर्म की बात करें, समतल दर्पण के गुण या लक्षण। नंबर फर्स्ट, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। नंबर दूसरा, समतल दर्पण के सामने जिस आकार की वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनता है। तीसरा, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं
उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। और चौथा, समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m बराबर निगेटिव, आभासी प्रतिबिंब के लिए m बराबर पॉजिटिव। देखना अगला क्या है, लेटरल इन्वर्जन, हिंदी में बोलते हैं पार्श्व प्रतिलोमन। तो देखना लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व प्रतिलोमन किसे कहते हैं। सिंपल सा है, जो भी वस्तु समतल दर्पण के सामने रखो उसका उल्टा प्रतिबिंब बना दे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। तो तुम लोग ABCD पढ़े हो, ABCD में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो 26 में से 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है या पार्श्व प्रतिलोमन नहीं होता है। मतलब अगर उन अक्षरों को समतल दर्पण के सामने ला करके रख दो तो उसका उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, जैसा है वैसा ही बनेगा। अगर उसका उल्टा प्रतिबिंब बना तो उसका लेटरल इन्वर्जन हो गया, नहीं बना तो लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ। तो देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मिरर लगा दे रहे हैं, ठीक, और इस मिरर के सामने एक ABCD का अल्फ़ाबेट R लिख रहे हैं। इसका प्रतिबिंब हम लोग बनाना चाहते हैं तो हमें पता है कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, तो इसके पीछे बनाते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसका मतलब अब हमें पता कैसे चलेगा किसका कैसे बनेगा, सिंपल सा ट्रिक है, पास वाले का पास बनाओ, दूर वाले का दूर। मतलब देखोगे ये जो गोला है ये दर्पण के पास में है तो हमने गोला दर्पण के पास में कर दिया, ये डंडी दर्पण के पास में है तो पास में, ये जो खड़ी लाइन है ये दर्पण से दूर में है तो हमने इसको दूर कर दिया। तो समतल दर्पण क्या बोलता है कि पास वाले का पास प्रतिबिंब और दूर वाले का दूर। तो उससे क्या होगा कि अगर तुम्हें कोई भी इमेज दे और पूछे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा
उसको बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में ही, उसमें तुम्हें कुछ ऐसे बना करके दिया है, और बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो अब इसका प्रतिबिंब सिंपल है बनाना। कैसे? सबसे पहले एक बॉक्स बना दो, लो। अब उसके बाद देखो पास क्या है, ये तीर जो है दर्पण के पास है, तो इस तीर को दर्पण के पास बनाओ, यानी कि कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद डंडी बीच में है तो डंडी बीच में खींच दो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछे कि इसका इमेज क्या बनेगा, तो सिंपल देखो, जो पास है उसको पास बनाओ, और ये डंडा दूर है तो उसको दूर बनाओ। यानी समतल दर्पण यही बोलता है कि पास वाली का पास और दूर वाले का दूर प्रतिबिंब बनता है। तो पार्श्व प्रतिलोमन मतलब कोई भी चीज रखो तो दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब क्या बन जाए, उल्टा। तो हम लोग कैपिटल लेटर आर रखा, उसका प्रतिबिंब उल्टा बन गया आर। उसी तरह कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जिनको रखने से उसका प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ए। ठीक है, इसका अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाए तो पास में क्या है, ये वाला डंडा, तो हमने लिख दिया पास में ये वाला डंडा, दूर में ये वाला डंडा तो दूर में ये वाला डंडा, बीच में कुछ ऐसे है तो हमने इसको ऐसे कर दिया, और बीच में लाइन। देखोगे इसका प्रतिबिंब जो है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, देखोगे जैसा ये है वैसा ही ये है, मतलब उल्टा नहीं बना। तो पार्श्व प्रतिलोमन मतलब समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिलोमन। और अगर जैसा है वैसा ही बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पार्श्व प्रतिलोमन नहीं हुआ है। तो एबीसीडी में अगर हम लोग बात करें तो 11 लेटर या 11 अक्षर का पार्श्व प्रतिलोमन नहीं होता है, पार्श्व प्रतिलोमन नहीं होता है। और वो 11 कौन कौन है, ए एच आई एम ओ टी यू डब्ल्यू एक्स वाई। कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बज गया क्या? हाँ भी इसमें आ गया बीच में यहाँ पे। तो ये 11 लेटर हैं जिनका पार्श्व प्रतिलोमन नहीं होता है। बाकी किसी भी अक्षर को समतल दर्पण के सामने रखो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वाई का भी पार्श्व प्रतिलोमन नहीं होता है, चेक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रखते हैं वाई को, तो देखो अगर वाई को यहाँ पर रखे हैं तो समतल दर्पण क्या बोलता है कि पास वाले का पास और दूर वाले का दूर बनाओ। तो जब पास वाले का पास और दूर वाले का पास में क्या है, इसके पास बोलो, ये डंडा है, दूर में कौन है, ये है, ये तो उल्टा बन गया है। तो इसका तो पार्श्व प्रतिलोमन हो गया। हाँ, तो हम लोग जो इस वाई की बात कर रहे हैं ये कौन वाई है, ये एबीसीडी का जो तुम लोग तीसरा या चौथा प्रकार बनाते हो, एक्चुअल में जो हमारी वाई होती है देखो ऐसे होती है। जो कैपिटल लेटर की बात हो रही है वो ऐसे होती है। तो ये हमारा वो वाई नहीं है जिस वाई की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एबीसीडी भी 4 प्रकार की होती है ना, बड़का मझिलका सझिलका छोटका। तो ये सबसे बड़ा वाला है, इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। तो हम लोग केवल कैपिटल लेटर की बात कर रहे हैं और की नहीं। तो इसमें जितने भी कैपिटल लेटर हैं सभी 11 के कभी भी पार्श्व प्रतिलोमन नहीं बनते हैं। बाकी इसके अलावा किसी को भी दर्पण के सामने रख दो उसका पार्श्व प्रतिलोमन बन जाएगा, यानी कि उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये 11 अक्षर का पार्श्व प्रतिलोमन या उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, किसी भी दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रख दो, केवल समतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग, समतल दर्पण, समतल दर्पण ये क्या बोलता है, पास वाले का पास
वह दूर वाले का दूर प्रतिबिंब बनाता है। बस ये लाइन याद रखोगे तो समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रख दो, उसका प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हो। इसलिए देखना ना, तुम लोग कभी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा जो राइट हैंड होता है दर्पण में लेफ्ट हैंड हो जाता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिबिंब वो क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। यानी कि तुम्हारे भी प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, पार्श्व प्रतिलोमन। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, अगर तुम लोग दर्पण के सामने ऐसे खड़े हो जाओ तो ये वाली भुजा क्या हो गई पास में, तो इसका प्रतिबिंब पहले बनेगा और इसका प्रतिबिंब बाद में, क्योंकि ये क्या हो गया दर्पण से दूर। और जब ऐसे रहोगे तो ऐसे में तुम्हारा पास वाला सामने हो गया और पीछे का दूर, तो इसको पहले बनाएगा और पीछे का बाद में बनाएगा। तो जो समतल दर्पण है, एक ही चीज याद रखो कि पास वाले का पास और दूर वाले का दूर प्रतिबिंब बनाता है। कोई भी वस्तु रख दो उसका प्रतिबिंब ये बना देगा। तो पार्श्व प्रतिलोमन यानी कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखो तो उसका प्रतिबिंब क्या बन जाए, उल्टा, उसको क्या बोलोगे, पार्श्व प्रतिलोमन। तो इसको एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं कि किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब क्या कहलाता है, पार्श्व प्रतिलोमन या लेटरल इन्वर्जन। देखना अगला हम लोगों का क्या है, समतल दर्पण से विचलन, डेविएशन इन प्लेन मिरर। तो देखना समतल दर्पण से विचलन हम लोग दो पढ़ेंगे, एक तो तब जब केवल एक ही दर्पण हो, और दूसरा तब जब दो दर्पण हो और किससे एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। तो इसमें अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो पहला क्या है, एक समतल दर्पण से विचलन। तो देखना समतल दर्पण से हम लोग अगर विचलन की बात करें तो ये हमारे पास प्लेन मिरर या समतल दर्पण, इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है कोण आई पर, ठीक है। तो ये एक प्रकाश की किरण जो कि आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं। तो ये हो गया कोण आई, ये हो गया कोण आर, ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गई आपतित किरण, ठीक है। तो देखना विचलन या विचलन कोण कहते किसे हैं, जो आपतित किरण है, अगर सपोज करो कि यहाँ पर दर्पण नहीं होता तो ये आपतित किरण ऐसे सीधे निकल जाती। तो अगर हम लोग इस आपतित किरण को इधर आगे की ओर बढ़ाएं तो हम लोग देखेंगे कि परावर्तित किरण और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर जितना इसमें अंतर आता है, यानी कि ये जो हमारा कोण है डेल्टा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। यही हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं कि कितना विचलित होती है अपने पथ से। अगर दर्पण नहीं होता तो ये सीधे चली जाती, तो अगर सीधे जाती तो नहीं गई, इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो गया, परावर्तन, और परावर्तन हो गया तो आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और परावर्तित किरण के बीच में जितना अंतर आता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विचलन कोण। तो ये ज्ञात करना चाहते हैं। अच्छा ये है आपतित किरण, इस लाइन को बढ़ा दिए, क्या ये समझ आ रहा है कि एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन बन गई, और सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, ये पता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इन सभी का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री। ये पता है सभी को,
क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है और सीधी रेखा पर कोण 180 डिग्री का बनता है। हमें ये भी पता है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या पता है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये तो पता है ना, कोण आई बराबर कोण आर। तो हम लोग यहाँ पर चाहे आई को रिप्लेस कर दे या आर को, किसी एक को रिप्लेस कर देंगे तो देखो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस 2i बराबर 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर है सॉरी डेल्टा प्लस 2r बराबर 180 डिग्री। तो अगर 2r या 2i को इस पार रिप्लेस कर दें तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i, या लिख सकते हो डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2r। अगर आपतन कोण का मान दिया है तो आई लेंगे, परावर्तन कोण का मान दिया है तो आर ले लेंगे, सूत्र दोनों होता है। अगर आपतन कोण का देगा तो सूत्र आई वाला लगा देंगे और परावर्तन कोण का मान देगा तो आर वाला। ये तो एक दर्पण से हो गया। अगर दो दर्पण ले ले तो क्या होता है, देखना सेकंड हम क्या ले रहे हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं तो उत्पन्न कुल विचलन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो हमारे पास समतल दर्पण है, एक दूसरे से थीटा कोण पर ये झुके हुए हैं, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, जैसा ये बोल रहा है। एक प्रकाश की किरण आ रही है इस पर और परावर्तित होकर के दर्पण दो के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब डाल देते हैं और यहाँ पर भी एक अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित। तो ये बोलता है कि ये जो कोण है ये अल्फा है और ये भी कोण अल्फा, ये जो कोण है ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा, क्योंकि आपतन और परावर्तन बराबर होते हैं। तो देखोगे कि ये जो अभिलंब है और इसके साथ कितना का कोण बनेगा, 90 का, तो ये कोण कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। ये सभी को क्लियर है, ये दर्पण M1 और ये दर्पण M2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हमें कुल विचलन उत्पन्न देखना है, क्योंकि अगर एक दर्पण होता तो इतना होता, दो दर्पण है तो कितना आएगा। तो हमें पता है कुल विचलन बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब ये डेल्टा 1 2 कहाँ है, यहीं पे मिल जाएंगे, इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ से जो इसका विचलन आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1, और इसको यहाँ इधर आगे बढ़ा दो, यहाँ से जो इसका विचलन आएगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। हमें पता है डेल्टा 1 ले ले या डेल्टा 2, वो ये होता है 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। यहाँ पर i या r नहीं है, यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा बराबर 1 क्या लिख देंगे, 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा है यहाँ का कोण, वहाँ पर आई था तो आई ले लिए थे, प्लस डेल्टा 2 यहाँ पे है तो क्या लिख देंगे, 180 माइनस 2 बीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो। देखोगे 180 और 180 दोनों क्या है, प्लस में, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 360। तो 180 प्लस 180 360, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो क्या करें, माइनस को कॉमन करके और 2 को भी कॉमन कर दे, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। भाई 2 को भी बाहर ले लिए है ना, भाई दो इसके पास भी है दो इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है माइनस इसके पास, तो माइनस को कर दिए बाहर, 2 को भी कर दिए बाहर, तो अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगा जो पहले था। यहाँ तक की चीजें क्लियर, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा,
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, या ये जो हमारा त्रिभुज बना है थीटा 90 माइनस बीटा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, थीटा। भाई थीटा के टर्म में चाहिए ना, क्योंकि आई के टर्म में तो हमें मिल गया है 2i 2r। वो बोला है कि अगर दो समतल पर थीटा पर झुके हैं तो उत्पन्न विचलन कितना होगा, तो हमें विचलन का मान चाहिए लेकिन थीटा के टर्म में चाहिए। मतलब यहाँ पे 2i या 2r नहीं आए, बल्कि क्या है, थीटा आ जाए। तो ऐसा कुछ जुगाड़ बनाते हैं, तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें त्रिभुज से, तो सभी को समझ आना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा बराबर 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, 90 भी प्लस में है, यहाँ भी 90 प्लस में है, 90 प्लस 90 180 धनात्मक में है। 180 को इस पर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 0। लेकिन देखोगे अल्फा माइनस में है, बीटा भी माइनस में है, इस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा। हाँ, तो यहाँ से थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किए हैं, एक स्टेप हटा दिए हैं कि 180 को इस पर लाएंगे। भाई 180 इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में, 180 प्लस में है तो इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस एक माइनस 0, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो इस पर लाएंगे तो प्लस अल्फा प्लस बीटा हो गया। और देखोगे हमारे समीकरण 1 में तो अल्फा बीटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं समीकरण 1 से। भाई थीटा का मान हमें मिल गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से डेल्टा बराबर 360 डिग्री माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, थीटा। तो यही तो हमें ज्ञात करना था। यानी कि अगर दो समतल दर्पण लगे हों और थीटा कोण पर हो, थीटा का मान रख देंगे, विचलन कोण सीधे आ जाएगा। और अगर एक समतल दर्पण है तो विचलन कितना होगा, 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। हमारे पास दो है, एक तो 180 माइनस 2i या 2r, एक है 360 माइनस 2 थीटा। तो ये 2 थीटा कब आएगा, जब दो दर्पण होंगे। भाई एक दर्पण से 180 तो दो दर्पण से 360। तो जब कभी भी एक दर्पण से पूछे तो 180 माइनस 2i, और दो से पूछे तो 360 माइनस 2 थीटा। लेकिन ध्यान रखना थीटा क्या है, दोनों दर्पण के बीच का कोण, ये जरूरी है। देखना पहला पॉइंट क्या, यदि किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। देख लेते हैं कैसे ऐसा हो रहा है। देखना हमारे पास एक समतल दर्पण है, इस पर इस तरह से एक प्रकाश की किरण अभी लंबवत आपतित हो रही थी। तो हमने बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण या दर्पण पर अभी लंबवत आपतित होती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। आपतित और परावर्तित समतल दर्पण के मध्य में कोण 90 होगा, लेकिन आपतित और परावर्तित में क्या होगा, 0। तो अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन उसी पथ से
हो जाएगा। इस तरह से हुआ। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हम दर्पण को कितना घुमा दिए, थीटा कोण से। तो हमने क्या किया, ये है हमारा दर्पण और हमने इसको घुमा दिया कितना, थीटा कोण से। कितना घुमा दिया थीटा कोण से, मतलब अब दर्पण हमारा ये हो गया। अब ब्लैक वाला हमारा दर्पण नहीं है, अब दर्पण कौन है, ब्लू वाला। तो वो बोलता है कि अगर दर्पण को थीटा से घुमाते हैं तो ये जो परावर्तित किरण है ना, ये 2 थीटा से घूम जाती है, यानी कि अब ये परावर्तित किरण इधर जाएगी। तो यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई में 2 थीटा घूमता है या नहीं। तो अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे क्या कर दें, अभिलंब डाल दें। बोलो, हमें पता है कि दर्पण और अभिलंब के मध्य कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर अभिलंब और दर्पण के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, तो उससे पहले अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये थीटा है, तो ये कितना कोण होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बचेगा, थीटा। ये भी कितना बचा, थीटा। वो क्या बोला था कि परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। देखो ये आपतित हो गई और ये परावर्तित हो गई, तो आपतन और परावर्तन के बीच का कोण कितना हो गया, 2 थीटा। तो यही तो हम लिखे हैं, यदि किसी समतल दर्पण को कितना घुमा दे, थीटा। ये देखो थीटा से घुमाए हैं, तो वो बोलता है कि परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित कितना घूम गई, 2 थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट लिखा है कि अगर समतल दर्पण को थीटा से घुमाओगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगी। अगर हम लोग इसको ऐसे ना घुमा करके इधर घुमा दें तो ये किरण इधर जाएगी, मतलब दर्पण जिधर की ओर झुकेगा किरण उधर ही परावर्तित होगी। अगर इधर झुका है तो किरण इधर परावर्तित होगी, अगर हम लोग इसको इधर झुका दें ऐसे तो किरण इधर चली जाएगी। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या किए थे, जो आपतित किरण थी परावर्तित किरण थी, दोनों के बीच का कोण कितना था, 0, क्योंकि अभिलंबवत आ रही थी। लेकिन जब थीटा से घुमा दिए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री या इसी को बोल सकते हैं समकोण पर हैं, तो आने वाली व जाने वाली, इट मीन्स आपतित व परावर्तित। भाई आने वाली को आपतित, जाने वाली को परावर्तित। तो वो बोलता है कि यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर हैं तो आने वाली व जाने वाली यानी कि आपतित व परावर्तित किरण किरण सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास दो समतल दर्पण है, ठीक है, इनके बीच का कोण कितना, 90 डिग्री है। तो बोलता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण सदैव क्या होंगी, समांतर। ये आपतित हो गई और ये लास्ट वाली परावर्तित। देखोगे आपतित और परावर्तित क्या हैं, समांतर हैं। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, यही तो वो बोल रहा है कि आपतित और परावर्तित हमेशा क्या होती है, समांतर। मतलब जैसे आ रही हो वैसे ही जा रही है। कब, जब दोनों दर्पण क्या हो, 90 डिग्री या समकोण पर। देखना क्वेश्चन फर्स्ट, किसी समतल दर्पण के सामने किसी समतल दर्पण के सामने किसी समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर
किसी समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। एक बिंदु वस्तु रखी गई है। किसी समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण यदि दर्पण 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड यदि दर्पण 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से यदि दर्पण 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से वस्तु की ओर गति करे तो वस्तु की ओर गति करे तो 6 सेकेंड बाद 6 सेकेंड बाद वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 सेकेंड बाद वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। है वो बोल रहा है कि हमारे पास एक समतल दर्पण है, ठीक है। इससे कितना दूरी पर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है या वस्तु, ये दूरी कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। जैसा वो बोल रहा है वैसा हम लोग कर दिए। वो बोलता है कि दर्पण जो है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के चाल या वेग से वस्तु की ओर भागने लगता है। या हाँ 50 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पर दर्पण चलना शुरू कर देता है जिसका वेग उसको 5 कर देना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। जहाँ पे 50 लिखे हो ना वेग, उसको 5 कर देना। कर दिए। आगे सुनो। अब ये बोलता है कि जो हमारा दर्पण है या मिरर है, ये क्या करता है वस्तु की ओर गति करता है। कितने स्पीड से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से। तो अगर दर्पण वस्तु की ओर गति करने लगा तो कितने सेकेंड तक गति किया 6 सेकेंड तक। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि 6 सेकेंड बाद ये दर्पण कहाँ पहुंचा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये दर्पण 6 सेकेंड बाद कहाँ पहुंचा। तो हमें पता है दूरी बराबर चाल या वेग बटे समय, ये तो सभी को पता है। तो दूरी हमें पता करनी है कि कितनी दूरी हमारा दर्पण चल चुका है। तो दूरी कितना है और चाल चाल कितना दिया है 5, समय कितना है 6 सेकेंड। थोड़ा उल्टा लिख दिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो हमें क्या चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। भाई इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो चाल हमें दिया है कितना 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, समय दिया है कितना 6 सेकेंड। तो यहाँ से हमारी दूरी आ जाएगी चाल 5 समय 6, तो आ जाएगी दूरी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हमारा जो दर्पण है वो 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर भाग चुका है। यानी कि अब हमारा दर्पण यहाँ पर है ही नहीं, वो हमारा दर्पण कहीं यहीं शिफ्ट पर हो गया है। ये जो हमारा दर्पण है यहाँ पर अब शिफ्ट हो गया।
मतलब ये दूरी कितना यहाँ से आ गया है, 30 सेंटीमीटर। तो अब देखोगे तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितनी बची, 70 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ से 70 सेंटीमीटर दूरी पर इसका क्या बना दे, प्रतिबिंब। ये बन गया इमेज, और ये दूरी कितनी हो गई, 70 सेंटीमीटर। वो क्या पूछा था हमसे, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 70 है, प्रतिबिंब और इमेज के बीच की दूरी 70 है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 70 प्लस 70, 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी थी वो, तो वो पूछा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो 70 प्लस 70, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य या बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 70 प्लस 70 बराबर 140 सेंटीमीटर। यही आंसर है। एक वस्तु समतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु के पीछे एवं वस्तु के पीछे एवं दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी, वस्तु के पीछे एवं दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित व्यक्ति स्थित व्यक्ति प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर फोकस करेगा, प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर फोकस करेगा, प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर फोकस करेगा। ऑप्शन लिख लो। नंबर फर्स्ट ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, नंबर सेकेंड ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, नंबर थर्ड ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, नंबर फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकेंड ऑप्शन 20, थर्ड ऑप्शन 30, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलो आ जाओ, चेक कर लेते हैं। आंसर इसका होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखना वो क्या बोल रहा है कि एक समतल दर्पण है और इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को हमने रख दिया, ठीक है।
तो हमें पता है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो चलो इसके पीछे इसका क्या बना देते हैं, प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर। ये बन गया इमेज बी डैश ए डैश। ये दूरी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक। वो बोलता है कि वस्तु के पीछे और दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु के पीछे दर्पण से कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स वाई। ये कौन है, व्यक्ति, और ये इस वस्तु को देखना चाहता है। ये बोला है ना कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर वस्तु के पीछे है व्यक्ति, ठीक है। वो क्लियर बताया है कि वस्तु के पीछे दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक व्यक्ति खड़ा है। वो इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहता है, ठीक है। तो कितना दूरी पर वो फोकस करेगा, यानी कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर दिखाई देगा। ये दूरी 30 ऑलरेडी हो गई, ये दूरी 10 है। भाई व्यक्ति इसके प्रतिबिंब को कहाँ देखेगा, यहाँ पर देखेगा। तो ये दूरी कितना है, 10 यहाँ है, 30 यहाँ है, टोटल दूरी कितनी हो गई, 40। तो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 10 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन होगा चौथा। अगर 40 सेंटीमीटर ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर चौथा होता, 40 सेंटीमीटर। नहीं है तो भी चौथा ही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखना, एक घनाकार कमरा, एक घनाकार कमरा जिसके प्रत्येक दीवार की लंबाई L है। एक घनाकार कमरा जिसके प्रत्येक दीवार की लंबाई कैपिटल L है। जिसके फर्श CD पर, जिसके फर्श CD, फर्श CD पर, जिसके फर्श CD पर एक समतल दर्पण लगाया गया है। जिसके फर्श CD पर एक समतल दर्पण लगाया गया है। जिसके फर्श CD पर एक समतल दर्पण लगाया गया है। दीवार AB पर, दीवार AB पर एक कैमरा P रखा गया है। दीवार AB पर एक कैमरा P रखा गया है। तो कैमरा बिंदु A पर, तो कैमरा तो कैमरा बिंदु A पर स्थित वस्तु को कितनी दूरी पर फोकस करेगा। लिखे, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा एक चीज ऐड कर लेना, जहाँ पे लिखे हो ना दीवार AB पर, लिखे हो ना दीवार AB पर, वहां पे एरो करके लिख देना मध्य
में दीवार AB पर मध्य में एक कैमरा P रखा गया है। दीवार AB पर मध्य में एक कैमरा P रखा गया है। बाकी क्वेश्चन ठीक है। तो बोल रहा है कि कैमरा बिंदु A का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर फोकस करेगा।